हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। देखेंगे इन प्रश्नों को व्याख्या के साथ और वन लाइनर्स के फॉर्म में भी कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो रिवीजन के तौर पर होने वाला है इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में हम झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। हर दिन की तरह पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को आइए देखते हैं व्याख्या के साथ। लास्ट वीडियो का प्रश्न था, झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्य शैली का मुखौटा यानी मास्क तैयार करने वाले वरीय कलाकार गुरु सुशांत मोहापात्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड, ऑप्शन बी गुरु ब्रह्मा अवार्ड, ऑप्शन सी इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड अथवा ऑप्शन डी मार्टिन एनल्स अवार्ड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गुरु सुशांत मोहापात्रा को, जो कि एक प्रसिद्ध छऊ नृत्य शैली के मुखौटा निर्माता है, उन्हें गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित 10 जून 2022 को एक कार्यक्रम के दौरान गुरु सुशांत मोहापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि गुरु सुशांत मोहापात्रा द्वारा बनाए गए छऊ मुखौटे का प्रदर्शनी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। यानी इसका प्रदर्शन केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा रहा है इस शैली के तहत, छऊ मुखौटों के तहत। आपको बता दें कि गुरु सुशांत मोहापात्रा द्वारा निर्मित मुखौटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट किया जा चुका है। 1925 में उनके बड़े पिताजी प्रसन्न कुमार महापात्रा ने सरायकेला शैली के लिए पहला आधुनिक मुखौटा यानी छऊ मुखौटा तैयार किया था। गुरु सुशांत मोहापात्रा ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही अपने बड़े पिताजी गुरु प्रसन्न महापात्रा की प्रेरणा से मुखौटे का निर्माण शुरू किया था और इसके पश्चात मुखौटे का प्रचलन बढ़ने लगा और अब यही मुखौटा यानी छऊ मुखौटा सरायकेला शैली यानी छऊ नृत्य शैली की पहचान बन गई है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को और इसे देखेंगे डिटेल में व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न है, दिनेश गोप किस माओवादी संगठन से जुड़ा है जिसकी गिरफ्तारी नेपाल से की गई है। ऑप्शन ए PLFI यानी द पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट अथवा ऑप्शन सी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी MCC अथवा ऑप्शन डी कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, PLFI से जुड़ा है दिनेश गोप, जो एक प्रतिबंधित संगठन है और दिनेश गोप की गिरफ्तारी की गई है नेपाल से। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। प्रतिबंधित माओवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी नेपाल से की गई है और उसे रांची लाया गया है। आपको बता दें कि NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दिनेश गोप की गिरफ्तारी की गई थी। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी IA ने भी उस पर इनाम रखा था और NIA ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आपको बता दें कि PLFI है क्या। यह एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका फुल फॉर्म है द पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दिनेश गोप के द्वारा की गई थी 2007 में। 2003 में इससे पहले झारखंड के खूंटी जिले के निवासी दिनेश गोप द्वारा JLT यानी झारखंड लिबरेशन टाइगर्स के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर 2007 में PLFI कर दिया गया। यानी दिनेश गोप ने JLT की स्थापना यानी झारखंड लिबरेशन टाइगर्स की स्थापना की थी 2003 में और 2007 में इसका नाम बदलकर PLFI यानी द पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया था और इसका उद्देश्य था संविधान की सीमाओं के भीतर संघर्ष करना, शोषक शासकों, भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों से छुटकारा पाना। परंतु इस तरह का कार्य न कर
वह वैसा कार्य करता था जो राज्य और देश को नुकसान पहुंचाने वाला था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड के किस सेंचुरी में हाथियों और मानव के आपसी संघर्ष को कम करने, वन्य जीवों की हो रही कमी को दूर करने तथा जीव जंतुओं को बाहर निकलने से रोकने के उद्देश्य से सटे गांव में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में घास का मैदान यानी ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए लावालौंग सेंचुरी चतरा, ऑप्शन बी तोपचांची सेंचुरी धनबाद, ऑप्शन सी दलमा सेंचुरी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी पलामू सेंचुरी लातेहार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी दलमा सेंचुरी जमशेदपुर में ग्रास लैंड विकसित किया जाएगा, ताकि हाथियों और मानव के बीच जो आपसी संघर्ष है वो कम किया जा सके। आपको बता दें कि जमशेदपुर के दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में यानी उससे सटे गांव में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में घास का मैदान यानी ग्रास लैंड विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि हाथियों और मानव के आपसी संघर्ष को कम करना, वन्यजीवों की हो रही कमी को दूर करना व जीव जंतुओं को बाहर निकलने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दलमा सेंचुरी क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण के चलते उसमें रहने वाले जानवरों को पर्याप्त भोजन वन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हाथी और अन्य जानवर लगातार आबादी वाले क्षेत्र में घुस रहे हैं और बच्चों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दलमा 194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अब ग्रासलैंड विकसित कर सभी जानवरों के लिए पर्याप्त फूड चेन उसी क्षेत्र में बनाया जाएगा। दलमा सेंचुरी के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और यह पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित है और दलमा रेंज में आने वाला एक सेंचुरी है यानी दलमा सेंचुरी है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 194 वर्ग किलोमीटर है और इसमें प्रमुख वन्य प्राणी है हाथी, तेंदुआ और हिरण। मुख्य रूप से हाथी ही वन्य प्राणी मुख्य है इस दलमा सेंचुरी का। आइए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से झारखंड के रांची में कितने खेलों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसी सत्र से शुरू करने की योजना है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 अथवा ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस झारखंड में साई के द्वारा स्थापित किया जाएगा, जहां 3 खेलों के लिए एक ही सेंटर स्थापित किया जाएगा और उसके तहत नए प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से झारखंड के रांची में 3 खेलों का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसी सत्र में शुरू किया जाएगा। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में यह सेंटर खोला जाना है। इस सेंटर में 3 खेलों के विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इसमें हॉकी, एथलेटिक्स और आर्चरी यानी ये 3 खेल शामिल होंगे। सेंटर खुलने से झारखंड के सीनियर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से साई के मार्फत सभी राज्यों में एक एक्सेलेंस सेंटर भी खोला जाना है और इसी के तहत झारखंड में होटवार में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जाएगा। अब देखते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न को। 20 मई 2023 को गिरिडीह के सरिया व बिरनी प्रखंड में किसने 2 जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा अथवा ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी। इसका सही उत्तर है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी। आपको बता दें कि 20 मई 2023 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के सरिया और बिरनी प्रखंड में जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया है। अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड क्षेत्र के अमनारी पंचायत अंतर्गत करनीडीह में 54 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 जलापूर्ति योजना क्रमशः अमनारी और कैलाटांड जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। 24 करोड़ की अमनारी व 30 करोड़ की लागत से कैलाटांड जलापूर्ति योजना पूरी की जाएगी और इस योजना से क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे एवं क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।
चलिए अब देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। 26वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 100 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शन ए रूपा रानी तिर्की, ऑप्शन बी सपना कुमारी, ऑप्शन सी फ्लोरेंस बारला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सपना कुमारी ने 26वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें कि 17 मई 2023 को झारखंड के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में संपन्न 26वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें कि 100 मीटर इस हर्डल्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया आंध्र प्रदेश की ज्योति ने, जबकि सिल्वर मेडल हासिल हुआ तमिलनाडु की आर नित्या को। वहीं 16 मई 2023 को ही 400 मीटर दौड़ में फ्लोरेंस बारला ने झारखंड को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इस प्रतियोगिता में झारखंड की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स रेस में ब्रॉन्ज मेडल और आशा किरण बारला 800 मीटर में 5वें स्थान पर रहते हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता रूपा रानी तिर्की ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस लेखक को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों मेघा श्रीवास्तव को, जो कि रांची की है। मेघा श्रीवास्तव को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2022-23 से 26-27 के लिए निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 400 मेगावाट। आपको बता दें कि 2022 में झारखंड का सौर ऊर्जा नीति 2022 लॉन्च किया गया, जिसके तहत यह लक्ष्य है कि 2022-23 से 26-27 के दौरान झारखंड में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में अदानी समूह का पावर प्लांट किस गांव में स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों गोड्डा के मोतिया गांव में स्थित है अदानी समूह का पावर प्लांट। इसके तहत पहले यूनिट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्रारंभ हो गया है और यहाँ से बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली का सप्लाई भी शुरू हो गया है। इसकी कुल क्षमता 1600 मेगावाट है। पहले यूनिट की शुरुआत हो गई है और दूसरा यूनिट भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिसकी क्षमता भी 800 मेगावाट की हो गई। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को किस प्रतिष्ठित क्लब की आजीवन सदस्यता अप्रैल 2023 में प्रदान की गई है? इसका उत्तर है दोस्तों MCC यानी लंदन का प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब मेलबोर्न क्रिकेट क्लब द्वारा झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी को आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है यानी दी गई है MCC द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी 4 लेन कॉरिडोर बनाने की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है? इसका उत्तर है 6 और इसकी कुल लंबाई होगी 1367 किलोमीटर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न को जानने की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, अप्रैल 2022 में झारखंड के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे पर केबल कार्स में फंसे 27 तीर्थयात्रियों को बचाने वाले योगेश्वर के खंडालकर को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र अथवा ऑप्शन डी शौर्य चक्र। दोस्तों यह है आज का अभ्यास प्रश्न और उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बारी है झारखंड के स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानने की। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और इस स्टैटिक जीके के सेशन को। और यह पहला प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 23 जून अथवा ऑप्शन डी 30 जून। इसका सही उत्तर है दोस्तों 30 जून। प्रतिवर्ष 30 जून को झारखंड में हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। संथाल परगना से जुड़ा यह आंदोलन यानी विद्रोह रहा है, जिसके बारे में हम जानते हैं। 30 जून को प्रतिवर्ष झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जिले के भगनाडी गांव में विद्रोह शुरू किया गया था, यानी पहली बार मीटिंग की गई थी
संथाल विद्रोह शुरू होने से पहले 30 जून 1855 को, और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और संथाल विद्रोह का समय था 1855 और 56। इस विद्रोह को संथाल विद्रोह या हूल क्रांति दिवस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हूल दिवस के दौरान सिद्धू ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, और यह नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस संथाल विद्रोह जो 1855-56 के दौरान किया गया था, इसके प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति थे सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। सिद्धू कानू, चांद भैरव ये आपस में भाई थे, जबकि फूलो झानो इनकी बहन थी, और इन छयों ने मिलकर संथाल विद्रोह को अपने नेतृत्व में लड़ा था। आइए बताते हैं कि संथाल विद्रोह को और किन किन नामों से जाना जाता है। आपको बता दें कि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है, और कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को तो भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। तो यह था दोस्तों आज का स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न, जिसे हमने डिटेल में जाना। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को भी, जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित है। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है दोस्तों जे बार्थोलमन। आपको बता दें कि जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता जे बार्थोलमन ने 1912 में एक संस्था को स्थापित किया था, जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, और यहीं से शुरू होता है झारखंड आंदोलन का इतिहास, और 2000 तक इस आंदोलन चलता रहा, तब जाकर झारखंड अलग राज्य बना था। आपको अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? उत्तर है दोस्तों नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बता दें कि आपको झारखंड का मसूरी भी कहा जाता है नेतरहाट को, और नेतरहाट एक हिल स्टेशन है, और इसकी हाइट लगभग समुद्र तल से 3600 फीट है। यानी समुद्र तल से नेतरहाट की हाइट है 3600 फीट लगभग। इसे सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल भी कहा जाता है, यानी सनराइज और सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य यहाँ मनोरम होता है। प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय है, जिसे नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट विजिटिंग पॉइंट है यहाँ, जिसे मैग्नोलिया पॉइंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? दोस्तों, आपको बता दें कि घुमकुड़िया उरांव जनजाति की एक सामाजिक संस्था है, और यह युवा गृह के नाम से जाना जाता है, और अविवाहितों के लिए एक संगठन है। लड़कों के लिए जोख एरपा के नाम से इसे स्थापित किया जाता है, जबकि लड़कियों के लिए पेल एरपा। आपको बता दें कि घुमकुड़िया में सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है युवाओं को। अगला प्रश्न है, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका दोस्तों उत्तर है पहला। पाइराइट में झारखंड का स्थान प्रथम है। आपको बता दें कि पाइराइट को मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, और पहला स्थान है पाइराइट उत्पादन में झारखंड का। इसके अलावा आपको बता दें कि यह झारखंड का एकमात्र राज्य है जहाँ उत्पादन होता है। इसके अलावा कोकिंग कोल और यूरेनियम भी झारखंड के में उत्पादित होने वाला एकमात्र सब्सटेंसेस है, यानी खनिज है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पाइराइट का जो केमिकल फार्मूला होता है, यानी जो रासायनिक सूत्र होता है, उसे कहते हैं फेरस सल्फाइड, यानी आयरन सल्फाइड। FeS2 के नाम से इस पाइराइट को जाना जाता है केमिकली। अगला प्रश्न है, 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है दोस्तों विष्णु मानकी। आपको बता दें कि जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, यह लगभग 6 चरणों में संचालित हुआ था, और 1797 में यह अपने चरम पर था, और यह तमाड़ क्षेत्र में शुरू किया गया था मुंडा जनजातियों के द्वारा। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।
तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।